Hello friends and welcome again to my channel Faisai। लास्ट कुछ लेक्चर से आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सीरीज़ है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की, उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी किया था। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चलेंगे। ठीक है, और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे। ठीक है, ये इस सीरीज़ में चार पाँच या पाँच या छः लेक्चर्स होंगे। ठीक है, उसमें जो आज का पहला लेक्चर है इसमें मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दूंगा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। ठीक है, तो सबसे पहले वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स, उनको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फीचर्स ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, इसमें ये है क्या बेसिकली, क्या मिलता है हमें, क्यों अराइज होता है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट हम ये लिख सकते हैं जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो कैसे अराइज होता है। वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट में जो जिसको कहते हैं ट्रांजिशन होने की वजह से अराइज होता है। ठीक है, साथ साथ में वाइब्रेशनल जिसको कहते हैं एनर्जी लेवल्स में भी चेंजेस आते हैं और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है मॉलिक्यूल की वो चेंज नहीं होती। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में वाइब्रेशनल लेवल्स में जो चेंज आता है, जो ट्रांजिशन होता है, उसको कहते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा arises from transitions between vibrational energy states। ठीक है, associated with same electronic state। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो एनर्जी रेडिएट होती है या जो हमारे को लाइट मिलती है जब वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन होती है, मान लो ये एक वाइब्रेशनल स्टेट है, ये दूसरी वाइब्रेशनल स्टेट है, तो इसमें जब ट्रांजिशन होगी तो जो एनर्जी निकलेगी वो हमारी नियर इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं दी एनर्जी ड्यू टू ट्रांजिशन आर ऑब्जर्व्ड इन द नियर इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, नियर इंफ्रारेड रीजन, और जो लैम्डा है वो अप्रोक्सीमेटली इसमें 1 माइक्रोन से लेकर 10⁻² माइक्रोन तक लाई करता है। ठीक है, ईएम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही निकलती है। ठीक, ओके जी, आगे जैसा कि हमने प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रम में देखा था कि ट्रांजिशन उसमें तभी पॉसिबल थी जब मॉलिक्यूल्स के पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं लाइक प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। देखिए, इसमें भी हम लोग
प्योर वाइब्रेशन पढ़ेंगे पहले, मॉलिक्यूल एज हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड देन मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। उसके बाद फिर हम वाइब्रेशन रोटेशन को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में होता है हमारे पास द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर obtained only for molecules having permanent dipole moment। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना जो है ये सबसे बेसिक कंडीशन है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा शो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो हिट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं विल शो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। हिट्रोन्यूक्लियर जो है वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा शो करेंगे, वो हिट्रोन्यूक्लियर जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, है ना, ये हिट्रोन्यूक्लियर है। और जो होमोन्यूक्लियर हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे हमारे पास H2 है, O2 है, N2 है, ठीक है, जिनकी डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डू नॉट शो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये भी हो गया, ये क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, और देखते हैं क्या फीचर्स हैं, ठीक है। एक और फीचर ये है कि द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर obtained इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आर obtained इन एब्जॉर्प्शन में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, और आमतौर पे होता क्या है, जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ हिट्रो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है, जब जो इसके स्पेक्ट्रम की खासियत बता रहा हूँ, कंसिस्ट ऑफ इंटेंस बैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल बैंड कहते हैं उसको। तो एक तो इंटेंस बैंड होगा, ठीक है, जिसमें इंटेंसिटी सबसे हाई होगी, उसको हम फंडामेंटल बैंड कहते हैं। और साथ में कुछ वीक बैंड्स भी होंगे, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ओवरटोन्स। क्या कहते हैं, ओवरटोन्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल फीचर्स हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा के सैलिएंट फीचर्स, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। देखिए,
मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है आपके पास, हेटेरोन्यूक्लियर है, ठीक है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। अब ये मॉलिक्यूल इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, ठीक है, जब ये इसकी, देखिए ऑब्वियसली इसके बाद परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, तो क्या करेगा, इसमें जो ऊपर से रेडिएशन जो हम फेंक रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाइब्रेट करेगा। क्यों वाइब्रेट करेगा, देखिए इसमें होगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड का इनके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हमारे पास बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो एक चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, तो क्या होगा, ये चार्ज, इसकी डाइपोल मोमेंट भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, क्योंकि देखिए डाइपोल है तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, जब क्लाउड बोल सकते हैं, क्लाउड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उनके ऊपर फोर्स लगती है और वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दी डाइपोल मोमेंट oscillates with the frequency of oscillating electric field, ठीक है जी। अब सोचो कि डाइपोल मोमेंट अगर हो ही ना, तो फिर तो ऑसिलेट नहीं करेगा ना, तो जब ऑसिलेट नहीं करेगा तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा भी नहीं आएगा आपके पास। वो स्लोली ऑसिलेट कर रहा है एक एनर्जी लेवल, और ज़्यादा तगड़े तरीके से ऑसिलेट कर रहा है अनदर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डाइपोल मोमेंट, ऑसिलेटिंग डाइपोल मिल जाएगा आपको। ऑसिलेटिंग डाइपोल क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा था, आपने उसको एनर्जी दी, उसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की और वाइब्रेट करना शुरू हो गया, इसका मतलब उसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो इसीलिए जब हम इंफ्रारेड रेडिएशन फेंकते हैं उसके ऊपर, तो वो क्या करता है, ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है, और इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं, जिसको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड रीजन में जो पाई जाती हैं, उनको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो जनरली वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में पाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रेडिएट भी कर सकता है, आप किसी और तरीके से, आपने मान लो एनर्जी दे दी, थर्मल एनर्जी दे दी उसको, तो थर्मल एनर्जी से वो वाइब्रेट करना शुरू होगा और सेम रेडिएशन नियर इंफ्रारेड रीजन में हमारे एमिट करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी एक और चीज़ है, मान लीजिए आपके पास कोई ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे CO2 है, ठीक है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इनके बीच में बॉन्ड है। अब असली में अगर देखा जाए तो जो कार्बन है ना, CO2 है ना, वो उसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, अगर सिमेट्रिक वाइब्रेशन है, सिमेट्रिक वाइब्रेशन, और सिमेट्रिक वाइब्रेशन क्या है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, या ये इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो इसमें ऑब्वियसली इनकी कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, है ना। कैसे, मान लीजिए, ठीक है, ये एक डाइपोल है, इसकी डाइपोल मोमेंट इधर को, ये एक डाइपोल मोमेंट, इसकी डाइपोल मोमेंट, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हुई।
क्योंकि डिस्टेंस बराबर ही है, ऐसे किया तब भी बराबर है, ऐसे किया तब भी बराबर ही रहा। लेकिन अगर ऐसा हो हमारे पास, कैसे, ये है एक, और इस तरीके से एसिमेट्रिक वाइब्रेशन है, ठीक है, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। अगर वाइब्रेशनल एसिमेट्रिक है, जैसे ये इधर को कर रहा है और ये इधर को, ठीक है, किसी भी तरह की, किसी भी तरह की, तब, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे नो वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन लिख देता हूं। लेकिन अगर एसिमेट्रिक वाइब्रेशन है, देन it somehow show vibrational rotational spectra, ठीक है जी। तब कर सकता है रोटेशन, ऑब्वियसली रोटेट तो करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, तो तब ऐसा कर सकता है, ठीक है। सो ये सब कुछ था जो हमने पढ़ा, ये इंट्रोडक्शन थी हमारे पास वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। रोटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ये बेसिकली तो वाइब्रेशन की ही थी, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। तो रोटेशन अगर हम इसमें ऐड भी कर देंगे तो कोई नई चीज़ नहीं हमारे को मिलेगी, वो पुरानी वाले जो कंसेप्ट हैं वो ही हमने जोड़ के जो है वो नई एनर्जी निकालनी, जिसमें वाइब्रेशन और जिसमें रोटेशनल एनर्जी लेवल और वाइब्रेशन दोनों, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे द मॉलिक्यूल एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।